हाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको पहले वाला ऊपर का जितना भी 18 पॉइंट है ये सारे एक्सप्लेन किया हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 वाला वीडियो आप जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे दिया अगर आपने नहीं देखा है तो अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन करना कैसे विद इंटरनेट फैसिलिटी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। इनके वेबसाइट में खास करके उन्होंने खुद लिखा है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, रजिस्ट्रेशन ऑन एनी कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी, आप कोई भी कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फोन से करने की गलती बिल्कुल मत करना। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से इंटरनेट पार्लर में करना। आपके पास खुद लैपटॉप है तो लैपटॉप में कर लेना। स्टेप 1 क्या है? बिफोर स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द रीड द काउंसलिंग ब्राउचर अवेलेबल इन द वेबसाइट। जो काउंसलिंग ब्राउचर मैं खोल के बैठा हूँ, यही काउंसलिंग ब्राउचर आपको पढ़ना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँ तो आपको फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका पीडीएफ भी दे के रखा है, वो जाके भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ही पहला प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हर एक चीज़ कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या करना है, वो पार्ट 1 में वो वीडियो आप वो जाके देख सकते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, देख, इन दिस स्क्रीन ऑल द डाटा प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी डिस्प्लेड एंड द कैंडिडेट्स हैज़ टू प्रोवाइड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे आपको पूछा जाएगा आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन एक तो पूछा जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मतलब आप भी कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसके वजह से अगर आप समझो अपना पासवर्ड कभी भूल जाते हो तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देकर अपना पासवर्ड को फिर से रीजनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर पेट नेम, आप मानो आपका पेट का नेम आप रखे थे टॉमी, तो आप टॉमी बस आंसर में लिखना है और आपका हो जाएगा। आप फिर से अपना पासवर्ड को रीजनरेट कर सकते हो। अगर बाई चांस अगर अपना पासवर्ड भूल जा रहे हो तो पासवर्ड क्या होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 डिग्री कैरेक्टर, 8 से लेकर 13 के बीच में होना चाहिए, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, उसमें अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट, हैश, डॉलर, इतने सारे जो साइन है इसका आपको यूज़ करना है। तो आप पहले से अपना पासवर्ड सोच के रखो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, ऐसा नहीं है कि आपको इसी को अपना पासवर्ड बनाना है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो, HRUDANND@123, एक जन का पासवर्ड है। तो ये वाला क्या हो गया, ये अल्फ़ाबेट हो गया। एट द रेट क्या हो गया, आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया। और 123 क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। तो आपको कोई भी एक लेटर कैपिटल रखना, ज़रूरी नहीं कि पहला लेटर ही आपका कैपिटल हो। कहीं पर भी मानो आप पहला लेटर आपका स्मॉल है, ये लास्ट वाला लेटर आप कैपिटल डी, जो लास्ट का डी है उसको आप कैपिटल कर देना, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यही ईमेल आईडी और यही आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से ही आपका अकाउंट खुलेगा, साइन इन होगा और अपना कॉलेज का फॉर्म फर्दर भर सकते हो। तो पासवर्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, रिमेंबर द एंटर्ड पासवर्ड एंड कीप इट कॉन्फिडेंशियल, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, द पासवर्ड शैल बी यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर चॉइस फिलिंग एंड व्यूइंग रिजल्ट डिटेल्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना। हर एक चीज़ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का हिसाब से होगा, एसएमएस अलर्ट आपको मिला जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। ठीक है, हर एक जो चीज़ आप करते हो, मॉक अलॉटमेंट, फ्रीजिंग, फ्लोटिंग, उस सब का मैसेज आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू फिल कैंडिडेट प्रोफाइल लाइक स्टेट, डोमिसाइल, सोशल कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज, एक्स सर्विसमैन, ट्यूशन फी वेवर, स्कीम क्वालिफाइड, जितने भी सारी चीज़ें इसको बढ़िया से आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको फिलअप करना है, अपना नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा पेज खुल जाएगा, उसको आपको फिलअप करना है। उसके बाद क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर कैटेगरीज आप कौन से कैटेगरी से भरना चाहते हो, आप उड़ीसा के हो या उड़ीसा के बाहर के हो, ऐसा जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सारी चीज़ है उसको आपको भरना है। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पेज में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा। वहाँ क्या, कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इफ़ मल्टीपल क्वालिफिकेशंस आर एलिजिबल फॉर द कोर्स वन हैज़ टू बी चोजन। आप जेई मेंस की तरफ से जा रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस लिख देना, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन जो आएगा आपको सिंपली वैसे से भरना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में सब रहेगा, आप हर चीज़ अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ, आफ्टर सेलेक्टिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंटर ऑल द रेलेवेंट डाटा आस्क्ड इन द इंटरफेस लाइक नेम ऑफ द बोर्ड, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स सिक्योर्ड, फुल मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स सिक्योर्ड एज एप्लीकेबल फॉर बीटेक कोर्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको भरना क्या है। मानो आप बीटेक के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग के लिए आपको एडमिशन लेना चाहता है, तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, इससे पहले आपने 12th क्लास की एग्जाम लिखी है। ठीक है, तो 12th क्लास में आपका पूछा जाएगा कि आपका बोर्ड का रोल नंबर कितना था, आप कौन से बोर्ड से थे, सीबीएसई से थे, आईसीएसई से थे या फिर सीएचएसई से थे, आपका कॉलेज का या फिर आपके स्कूल का नाम क्या था, कौन से साल में आप पास आउट हो, आप कितना मार्क्स लाए थे, फुल मार्क्स कितना था, और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आप कितना लाए हो। ये सारे डिटेल्स आपको भरने हैं, ये क्लास 12th के मार्क्स के। ठीक है, आप ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 था, उसके बाद आप आए हो,
अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो अपना क्लास 12 के सारी चीज़ें बढ़िया से अपना रखना, रैंक शीट अपने सामने, और एक एक पॉइंट देख देख कर भरना, ठीक है। फिर क्लिक सेव एंड नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्क्रीन, सेव एंड नेक्स्ट कर देना, फिर नया पेज खुल जाएगा। नया पेज में क्या लिखा रहेगा आप देखो, कैंडिडेट हैड टू फिल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक परमानेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस। इसमें क्या आप लिखोगे, आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है ना, वहाँ पर जो आपका एड्रेस रहेगा, या फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ आप रहते हो, वो एड्रेस आपको यहाँ पर ही भरना है, और उसके बाद सेव करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या है, आपको 450 रुपीज़ का पेमेंट ऑप्शन है जो ऑनलाइन के थ्रू से होगा। पेमेंट ऑप्शन का भी आपको दिखा, स्क्रीन में ही रहेगा आपका, आप पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करना, 450 रुपीज़ पेमेंट करना ऑनलाइन के थ्रू से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, जिससे आपका मर्जी आप करके पेमेंट करके सेव टू द नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन में चल जाना। अब जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट, कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक द चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑप्शन गिवन इन द मेन्यू ऑफ द स्क्रीन। अब आपके पास ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अब चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग क्या होता है, इसको पहले समझने की कोशिश करो। देखो, चॉइस फिलिंग का मतलब होता है आप कौन कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, इसका मतलब है चॉइस फिलिंग। चॉइस लॉकिंग का मतलब क्या होता है, आपने जितने सारे कॉलेज को चॉइस किया है ना, उतने ही कॉलेज के बीच में आपको एडमिशन चाहिए। आप उतने ही कॉलेज, मानो 100 कॉलेज का लिस्ट है ओजेई में, ठीक है, ओजेई के थ्रू से 100 कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसमें से आपने सिर्फ 10 कॉलेज का चॉइस फिल किया कि मैं ये 10 कॉलेज में ही पढ़ना चाहता हूँ और ये पर्टिकुलर ब्रांच में ही पढ़ना चाहता हूँ। तो आप वो ब्रांच को सेलेक्ट करके अपने चॉइस को लॉक कर देंगे, तो आपका जो काउंसलिंग होगा ना, वो पर्टिकुलर 10 कॉलेज में ही होगा, उसके बाद का कोई भी कॉलेज में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा आपसे यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी सारे कॉलेज दिखाते हैं ना ओजेई काउंसलिंग में, जितने सारे कॉलेज है, हर एक कॉलेज का रिव्यू और डिटेल रिव्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्लेसमेंट भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हॉस्टल के बारे में भी ऑलरेडी बताया, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। लेकिन जितना भी सारा कॉलेज आप भरते हो ना, हर एक कॉलेज आपको भरना है। मतलब ओडिशा में जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ना हो जो आप छोड़ दो, सारे एक एक गवर्नमेंट कॉलेज को आपको भरना है। चॉइस फिलिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये चॉइस फिलिंग में आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज को भरना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मत छोड़ना, क्योंकि आपको लगता होगा कि आपका जितना रैंक आया उससे आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जब भरेंगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे आपसे भी अच्छा अच्छा रैंक लाए और वही कॉलेज के लिए अप्लाई किए, तो आपका शायद वो कॉलेज में ना हो, तो आप अपना 1 साल को तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। इसीलिए जितना भी कॉलेज का लिस्ट है, जितने सारे कॉलेज है, सब कॉलेज को भर देना, सारे कॉलेज में चॉइस फिलिंग कर देना। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखो। देखो, चॉइस फिलिंग और चॉइस प्रीफरेंस कैसा होना चाहिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ। दिमाग में मैंने पहले आपको बताया था कि एक तो पेपर में आपको पूरा कॉलेज लिखना है कि कौन कौन सा कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो वो सारे कॉलेज को टॉप में रखना। उसमें से भी सबसे पहला आप कौन सा कॉलेज में पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हो, मतलब आप VSSUT में कंप्यूटर साइंस पढ़ने का आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो VSSUT कंप्यूटर साइंस नंबर 1 में होना चाहिए। फिर आप समझो VSSUT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो VSSUT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2nd नंबर में होना चाहिए। VSSUT में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 3rd नंबर में होना चाहिए। मतलब आपको जैसे जैसे जो जो ब्रांच में जिस हिसाब से पढ़ने का आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, वही हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। जो नंबर 1 में रहेगा, जो आपके जो काउंसलर होंगे वो सब सोचेंगे कि वो कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा मत करना कि जो कॉलेज आपको सबसे पहले दिख रहा है तो उसको सबसे पहले भर दे, ये गलती बिल्कुल मत करना। जो कॉलेज में पढ़ने का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मानो IJT सारंग में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग IJT सारंग नंबर 1 प्रेफरेंस होना चाहिए। तभी जो काउंसलर होंगे वो कोशिश करेंगे कि आपको IJT सारंग किस तरह से मिल जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना। उल्टा सीधा फॉर्म फिलअप मत कर देना कि जो आपको नंबर 1 में चाहिए वो फॉर्म का 13 नंबर पे है, जो आपको 2nd में चाहिए वो आपको 15th में, ऐसा बिल्कुल ना करना। जो चाहिए उसको 1 में रखना, उसके बाद 2 में रखना। जैसे होता है ना हमारा पर्सनल फेवरेट, मानो आपको पर्सनल फेवरेट है आपका क्या, मसाला डोसा आपका सबसे पर्सनल फेवरेट है, तो आप उसको नंबर 1 प्रेफरेंस में रखोगे, आप वही खाने जाओगे नाश्ता में। लेकिन समझो अगर आप मार्केट गए और आपको मसाला डोसा नहीं मिला, तो आप 2nd प्रेफरेंस में आप मंचूरियन रखे हो। मान लो कि अगर मसाला डोसा नहीं मिला तो मैं मंचूरियन खाऊंगा, तो मार्केट जाके अगर मसाला डोसा आपका पहला प्रेफरेंस है तो सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट में सर्च करोगे मसाला डोसा, नहीं मिला तो आप क्या करोगे, मंचूरियन खाने जाओगे। इसी तरह से अगर आप पहला प्रेफरेंस जिसको रखोगे ना, काउंसलर क्या करेंगे, पहले आपको वो कॉलेज दिलाने के बारे में सोचेंगे। अगर आपके रैंक के हिसाब से और जितने बच्चे वो फॉर्म को भरे हैं उसके हिसाब से अगर आपको पहला कॉलेज नहीं मिलता है, इसका मतलब आपको मसाला डोसा नहीं मिलता है, तो आपको मंचूरियन मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखना। तो जो कॉलेज आपको पहला चाहिए उस कॉलेज को पहला भरना, जो कॉलेज आपको उसके बाद चाहिए उसका बाद भरना।
पहला कॉलेज में जो जो ब्रांच चाहिए वो सारे ब्रांच आप वही हिसाब से भर लेना, और उसके बाद पूरा जितने सारे कॉलेज हैं हर एक कॉलेज को 1 बाय 1 का, कोई भी कॉलेज मत छोड़ना, मैं बोल रहा हूँ दोस्त, कोई भी कॉलेज मत छोड़ना, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, हर एक कॉलेज भरना, क्योंकि आपके पास पूरा ऑप्शन है भरने का। सारे कॉलेज को भर दिए, भरने के बाद लॉकिंग कर देना, लॉक कर देना, ठीक है, वहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। आप पूरे कॉलेज के बारे में भर दिए, जितना सारा कॉलेज है सारे कॉलेज लेफ्ट साइड में दिखाएंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट स्क्रीन विल कम विथ सम इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड देन प्रोसीड। वहाँ पर भी आपका ऑप्शन आएगा पढ़ने का इंस्ट्रक्शन, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दिस स्क्रीन कंटेंट्स 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक में स्क्रीन डिवाइड हो जाएगा। मानो ये 20 से ऐसे स्क्रीन डिवाइड हो रहा है, यहाँ एक ब्लॉक रहेगा जहाँ पर ही आपको सारे कॉलेजेस के लिस्ट रहेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ओजेई की काउंसलिंग के थ्रू से एडमिशन कराएंगे, और राइट साइड पूरा खाली रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो कॉलेजेस है ना, जैसे VSSUT में आपको कंप्यूटर साइंस लेना था, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना VSSUT, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना कंप्यूटर साइंस, तो आपको यहाँ पर राइट साइड में वो शो करने लगेगा। इसी तरह से सारे जितने भी कॉलेज लेफ्ट साइड में ना, वो सारे कॉलेजेस को सेलेक्ट करते करते राइट साइड में वो सारे कॉलेज लिस्ट बाय लिस्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेना एक बार, फिर से एक बार आंख से देख लेना कि जो कॉलेज आपको चाहिए क्या वो नंबर 1 में है, उसके बाद जो कॉलेज आपको चाहिए क्या वो नंबर 2 में है। इस तरह से आप जब पूरा अच्छे से देख लोगे ना, उसी के बाद ये लॉकिंग में जाना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है मेरे दोस्त। चॉइस लॉकिंग जो होता है ना, यही सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करता है। तो चॉइस लॉकिंग बढ़िया से करना है आपको। चॉइस फिलिंग हो गया, उसके बाद आपको करना है चॉइस लॉकिंग। एक बार चॉइस लॉकिंग हो जाता है, उसके बाद आप क्या कर लेना, आपका वहाँ तक फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद अब देखो कैंडिडेट्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप अप पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शुड अरेंज द फील्ड इन चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज ब्रांच। वन कॉलेज विथ वन ब्रांच इज ट्रीटेड एज वन चॉइस। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी, मतलब CET में अगर आप मैकेनिकल ब्रांच चूज करते हो, डैट शुड बी ट्रीटेड एट वन चॉइस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप CET में आप दूसरा ब्रांच चूज नहीं कर सकते, आप CET में जितने ब्रांचेस है सारे ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जो आपका प्रेफरेंस आएगा उसमें आप सारे ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो। माना आपको CET में ही पढ़ना है, आपका मन है कि मैं CET में पढ़ना चाहता हूँ, उसमें मुझे कोई भी ब्रांच मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप CET सेलेक्ट करके वहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सब सेलेक्ट कर लेना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से आपका ब्रांच मिलेगा। मानो आपने पहला कंप्यूटर साइंस चुना तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा अगर आपका रैंक अच्छा है तो। ये चीज़ को मैं बार बार एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसी में गड़बड़ करते हो, तो आपको इसमें गड़बड़ नहीं करना है। एक बार दिमाग को ठंडा रख के चीज़ों को, फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या क्या बोला आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है कैंडिडेट में यूज अ स्वैप एंड मूव ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी। एक बार आपने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया, यहाँ पर आपने लॉक नहीं किया, लॉक नहीं करना आपको, लॉक से पहले आपने अपना फिलअप कर दिया, आपका प्रेफरेंस आप देख लिया। बाई चांस गलती से आपने क्या किया, आपको IGIT सारंग को पहला प्रेफरेंस में डालना था कंप्यूटर साइंस, लेकिन आपने CET का कंप्यूटर साइंस को पहला प्रेफरेंस में डाल दिया, तो आप स्वैप या फिर मूव का फीचर यूज करके आप प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो। इसका बेसिक मतलब यही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ ट्यूशन फी वेवर के बारे में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर ट्यूशन फी वेवर कैंडिडेट द चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस एंड ब्रांच फॉर बोथ TFW सीट्स, फॉर एग्जांपल CET मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW एंड द नॉन TFW सीट, फॉर एग्जांपल CET मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विल बी ऑफर्ड इन द चॉइस फिलिंग। आप अगर TFW कैंडिडेट हो, ट्यूशन फी वेवर कैंडिडेट हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ना है TFW में पढ़ना है या फिर नॉन TFW में पढ़ना है। मेरा यही आपसे मानना रहेगा, TFW के चक्कर में मत पढ़ना, आप दोनों ही भरना, बिकॉज TFW हर बच्चे को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आप TFW में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भरते हो और नॉन TFW में नहीं भरते हो, तो आपका सिर्फ TFW में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, नॉन TFW में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप TFW में सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं होगा CET में। इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखना, ठीक है। तो TFW प्लस नॉन TFW दोनों में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जिसका भी आपको भरना है आप सब भरोगे, सारे चीज़ एक एक करके आपको भरना है, ठीक है। कोई भी, मैं बोलता हूँ प्रीफरेंस में कुछ मत छोड़ो। क्यों छोड़ोगे यार, आपके पास जब ऑप्शन है आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सारे कॉलेजेस को भर दो, प्राइवेट कॉलेज तक को भर दो, क्योंकि OJEE की तरफ से अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एज मेनी चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ब्रांचेस एज पॉसिबल ऑन प्रायोरिटी बेसिस। मतलब जितना कॉलेज है सब कॉलेज सेलेक्ट करो, ये वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर बेटर चॉइस अलॉटमेंट, माने जितने सारे कॉलेज है सारे कॉलेज को सेलेक्ट करो। उसके बाद सेव द चॉइसेस इन रेगुलर इंटरवल यूजिंग सेव एंड कंटिन्यू बटन। ऑलवेज गिव बेस्ट चॉइसेस एज द फर्स्ट एंड फॉलो इन दैट सीक्वेंस। पहला जो आपको बेस्ट लगता है जो कॉलेज, उसको नंबर 1 पे रखो प्रेफरेंस, उसके बाद आप प्रेफरेंस नीचे 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 भरते जाओ। यहाँ तक समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब मैं बात कर लेता हूँ 7th पॉइंट। देखो क्या लिखा है, इन मॉक रिजल्ट कैंडिडेट
can know the allotted status of his or her on date as per choice filled by them. By seeing the mock result, candidate can alter their choice as per their preference and choice if required. इसका मतलब क्या, देखो जैसे अपना फॉर्म फिलअप करोगे ना, आपको अपना मॉक रिजल्ट दिखेगा, मतलब एक प्रेडिक्शन होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उसमें आपको बताया कि आपका चांसेस है कि आपको, मानो आपका चांसेस है कालाहंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कालाहंडी मिलने का आपका चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कालाहंडी ही मिलेगा, अपग्रेडेशन होते ही जाता है, आपको आईआईटी सारंग भी मिल सकता है, ठीक है। तो उससे आप डरना नहीं। मॉक रिजल्ट जो आता है वो कोई काम का चीज़ नहीं, उससे आप डर जाते हो। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि अरे भैया मेरा इतना छोटा कॉलेज मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो एक तो सबसे एवरेज से भी एवरेज आपका प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं। तो ये 7 पॉइंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 8 पॉइंट क्या, देखो देन चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी विल बी एक्टिवेटेड। चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी का क्या मतलब है, आपका जब आपने सारे प्रेफरेंस को भर लिया, उसके बाद आपका ये जो मॉक रिजल्ट दिखाएगी कौन से कॉलेज मिलने की आपको चांसेस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अपने चॉइस को लॉक कर देना, ठीक है। सारे कॉलेजेस को भरने के बाद अपने चॉइस को लॉक कर देना। लॉक करने के बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नोट, इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, लॉकिंग इज अ वन टाइम फैसिलिटी। एक बार अगर आप लॉक कर देते हो ना, आप अनलॉक नहीं कर सकते। क्या लिखा, वंस यू हैव लॉक्ड इट कैन नॉट बी अनलॉक्ड अगेन, केयरफुली डू इट ओनली आफ्टर यू आर श्योर ऑफ योर चॉइस आर एक्सरसाइज्ड। इसका मतलब जब आपने सारे कॉलेजेस को भर दिया है, उसी के बाद सारे प्रेफरेंस को भर दिया, उसके बाद आप कोई ऐड ऑन नहीं करना चाहते, उसी के बाद आप लॉक करना। बिकॉज एक बार लॉक कर देते हो मतलब टाटा बाय बाय, खत्म कहानी। इस चीज़ का ध्यान, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। इफ़ यू कुड नॉट लॉक योर चॉइस ड्यू टू सम रीज़न, मानो आपने सारे कॉलेज के प्रेफरेंस को भर दिया और आपने लॉक नहीं किया, मैं बोला कि अभी मेरे को लॉक नहीं करना, मैं फिर बाद में अपने दोस्त से, अपने भैया से पूछूंगा कि कौन से कॉलेज को पहला प्रेफरेंस दिया जाए। इस तरह से मैं पूछ के फिर से शायद थोड़ा ऑल्टर करूँ, स्वैप करूँ, मूव करूँ, वो सारी चीज़ के लिए आपने लॉक नहीं किया। तो लॉक मत करना, ऐसे ही कैंसिल करके छोड़ देना। लेकिन आपको अपने जो रिक्वायर्ड टाइम है, आपको टाइम वहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि कब तक आपका टाइम है, आप लॉकिंग प्रोसेस कब तक कर सकते हो। उससे आप देरी मत करना, क्योंकि देरी करोगे तो कंप्यूटर समझेगा कि आपने चॉइस को लॉक कर दिया है और जो आपने प्रेफरेंस भरा है उसी के हिसाब से आपको कॉलेज का अलॉटमेंट, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी ऑल्ट्रेशन करना है तो जो डेट आपको दिया गया है ना, आपका लॉकिंग प्रोसेस का लास्ट डेट जब तक दिया गया उससे पहले आपको लॉकिंग कर लेना है खुद से, ठीक है। तो मेरा आपको यही मानना रहेगा, तो आप पहले प्रेफरेंस सारे लिख लो, उसके बाद आप अपने हिसाब से 3-4 दिन के बाद आप लॉक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई है। अब बात कर लेते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, क्लिक ऑन प्रिंट लॉक चॉइसेस। एक बार आप अपने सारे जो चॉइस फिलिंग कर लिया और उसको लॉक कर चुके हो, उसके बाद आपने जो जो प्रेफरेंस में जो जो कॉलेज भरा है उसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इज योर पर्सनल डॉक्यूमेंट। ये जो आपने प्रिंटेड निकाला इसका कोई मतलब नहीं है, किसी को शो नहीं करना ये वाला, बस आपने प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब आप समझो आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है कि भाई तूने कौन कौन सा कॉलेज भरा है, तो आप उसको प्रिंट आउट दे सकते हो, देखो भाई मैंने ये कॉलेज इस प्रेफरेंस में भरा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको कोई भी नोडल ऑफिसर को शो करने की जरूरत नहीं, मतलब जब फिजिकली जब अपीयर हो गया ना जहाँ पर एडमिशन के लिए, वहाँ पर आपको इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 10 तक जितने भी पॉइंट मैंने बताए सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कोई भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट 3 बनाऊंगा उसमें मैं आपको अलॉटमेंट के बारे में बताऊंगा। अलॉटमेंट राउंड 1 स्टेप 8 से स्टार्ट होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सीट मिलते हैं कौन से कॉलेज में, ठीक है। कौन से कॉलेज में सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस किस तरह से होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो पार्ट 3 रहेगा। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको भी पहले जाके देख लो, पार्ट 2 तो आपने देख ही लिया है। अब पार्ट 3 वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाला प्रोसेस, तो उस चीज़ को भी अच्छे से समझ लेना। उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब पार्ट 3 वाले वीडियो में मिलते हैं।